नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई है। अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। दावा यह भी किया गया है कि ईरान में मौत का यह आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के टकराव के कारण पश्चिम एशिया में हालात संवेदनशील हैं। इन दोनों देशों के अलावा अमेरिका, चीन और रूस भी हालात को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ा इशारा माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में संतुलन बनाने की आड़ में चीन भी खुलकर मैदान में उतर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी है कि युद्ध खत्म कर दें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को जान से मारने की धमकियों पर नाराजगी जताई है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि ईरान के नेता को जान से मारने की धमकी देना करोड़ों मुसलमानों और खामेनेई को मानने वालों का अपमान है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इन धमकियों के बाद अब वो खामेनेई के साथ और भी मजबूती से खड़ा है। उधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पेशकश की है कि वे ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में मध्यस्थता करा सकते हैं। पुतिन ने कहा कि मॉस्को ऐसा समझौता करा सकता है जिससे ईरान शांतिपूर्ण तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम भी संचालित कर सकेगा और इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी समाधान हो सकेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप 2 दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को सीधे टारगेट पर लेने का संदेश दे रहे थे। सीधे बिना शर्त समर्पण की बात। खामेनेई ने इसे बड़े सख्त लहजे में ठुकरा दिया। ईरान के समर्पण न करने और अमेरिका को भी सबक सिखाने का संदेश दे दिया। सामरिक और रणनीतिक मामलों के जानकार इस संदेश को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। चीन इसको लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था, जबकि रूस खामोश था। अब राष्ट्रपति पुतिन ने चुप्पी तोड़ी है। राष्ट्रपति पुतिन लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल, ईरान के संपर्क में थे। सऊदी अरब समेत अन्य देशों के हुक्मरान से उनकी बात चल रही थी। माना जा रहा है कि जल्द मध्य एशिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो क्या वर्ल्ड वॉर की ओर हैं? ट्रंप की ईरान को चेतावनी, रूस ने की शांति की पहल। देखिए, ये एक बड़ा संकेत है। पहले भी इस पर बातचीत हुई है कि यदि ईरान इजराइल नहीं रुकते हैं तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज ये भी होती है कि अमेरिका यदि इस पूरे युद्ध में बीच में आता है तो फिर और ज्यादा, कहते हैं ना कि एक बर्बादी का मंजर हम और आप देखेंगे और बाकी देशों पर भी इसका इम्पैक्ट होगा और बिल्कुल होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप का ही इंतजार हो रहा है, क्या ट्रंप की एंट्री हो जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयान आए हैं, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी दिख रही है, जो रणनीति दिख रही है, उसमें अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन ट्रंप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरह से बात कर रहे हैं, बाकी की जो कंट्रीज हैं जो मध्यस्थता की बात के लिए कह रही हैं, ईरान मानने को तैयार नहीं है, लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ये अपने देशों में बर्बादी तो कर ही हैं, लेकिन जो बाकी देशों से संबंध है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या अमेरिका की जो दखलंदाजी होगी, अमेरिका को ट्रंप को लेकर जो बात कही जा रही है, यदि उनकी भी एंट्री होती है तो ये कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। चलिए, और इसी पर चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। विदेश मामलों के जानकार हैं हमारे साथ अजातशत्रु श्रीवास्तव। अजातशत्रु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजातशत्रु जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ, ईरान इजराइल वॉर लगातार चल रहा है। रोकने के लिए, मध्यस्थता के लिए सभी लोग एक पहल करने की बात करते हैं। हम पुतिन की बात कर लें, हम रूस की बात कर लें, हम बाकी लोगों की बात कर लें, लेकिन यहाँ पर ईरान का जो रवैया है, जो लहजा है, वो साफ मना कर चुका है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब तक इजराइल करता रहेगा तब तक हम, जब तक पूरा बदला ना ले लें, हम रुकेंगे नहीं। यहाँ पर अमेरिका की भूमिका
कितनी अहम है और कितनी संदिग्ध भी है। मैं ये दोनों बातें इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ट्रंप की जो नीति होती है उन पर भरोसा करना और कब क्या कर देंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर तय है कि यदि अमेरिका की एंट्री हुई तो ये एक बहुत बड़ी बर्बादी का मंजर होगा जिसका वाकई में बाकी देशों पर इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे इस पूरे वॉर को आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि क्या अमेरिका इसमें कूदेगा? देखिए, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि इस सबके लिए चिंता का विषय है, और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे इजराइल और ईरान दोनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे व्यापार के संबंध में हो, चाहे सांस्कृतिक या ऐतिहासिक हो। ऐसे में वो दोनों देश आपस में जो युद्ध में आ गए हैं, उस स्थिति में विश्व के सभी देशों को कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है कि इस युद्ध को रोकें, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से ईरान का स्टेटमेंट आ रहा है उससे लग रहा है कि वो बिल्कुल फिदाइन मोड में आ चुके हैं। और यदि ईरान के पास में कहीं छुपा हुआ कोई न्यूक्लियर वेपन हुआ और अमेरिका ने अटैक किया, जिस प्रकार से उनके सुप्रीम लीडर खमनेई जो उनके ट्विटर में स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए, किसी संधि या समझौते के लिए तैयार नहीं है। पर यदि उनके पास में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उनको उनका गुड सेंस प्रिवेल करना चाहिए और दुनिया के सभी देशों के साथ में मिलकर कोई आपसी समझौता और वार्ता करके इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। नहीं तो वेस्ट एशिया ही नहीं, पूरे एनर्जी के संदर्भ में विश्व की आर्थिक व्यवस्था में बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव आएगा। बिल्कुल ठीक है, अजातशत्रु जी वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। जी बोलिए। हाँ राजेश जी, आप कैसे इन तमाम चीजों को देखते हैं? देखिए, ईरान इजराइल के बीच जो कुछ भी चल रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करता है? यदि नहीं भी तो यदि कोई दूसरा देश, दूसरा भी क्यों कहें, हम सीधे अमेरिका की बात करें क्योंकि बात अमेरिका की हो रही है, ट्रंप का इंतजार की हम चर्चा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या यदि वाकई अमेरिका यहां आता है, ये शंका पहले भी हुई है, यदि अमेरिका की एंट्री होती है तो ये और मुश्किल हो जाएगी। दूसरा पहलू ये भी था जो लगातार इस चर्चा में निकल कर आया, पहले भी ईरान इजराइल पर चर्चा में निकल कर आया कि यदि इजराइल अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर काम करता है या कर जाता है आने वाले समय में, तो क्या ईरान के साथ चाइना नहीं खड़ा हो सकता? और यदि इन सब की एंट्री होती है तो एक बहुत बड़ी बर्बादी का मंजर होगा। इसे आप कैसे समझते? देखिए, इससे जो है राखी जी, विश्व युद्ध के रूप में जो थर्ड वर्ल्ड वार को लेके जो एक डर है कि थर्ड वर्ल्ड वार ये बन सकता है, देखिए थर्ड वर्ल्ड वार ये नहीं होगा। आज दो विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया में हर देश ये बात समझता है कि कहां तक जो है एस्केलेट करना है झगड़े को। आप देख लीजिए कि अमेरिका ने इराक से वापसी कर ली जब उसे लगा कि वो इराक को नहीं संभाल सकता, वो अफगानिस्तान से वापसी कर ली, और ईरान को लेके एक दूसरा स्टैंड भी है कि जो ये न्यूक्लियर वारहेड को लेके ईरान से आक्रमण इजराइल ने किया है। मुझे आप सुन पा रहे हैं राजू जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ईरान क्या एक सॉवरेन कंट्री नहीं है? अब एक सॉवरेन कंट्री के रूप में अमेरिका 5000 न्यूक्लियर वारहेड रख सकता है, रूस 5500 प्लस न्यूक्लियर वारहेड रख सकता है। तो एक सॉवरेन कंट्री के रूप में ईरान के पास क्यों नहीं है न्यूक्लियर बम? एक सवाल तो ये है जिसका जवाब जो है यूएन में तलाशा जाना चाहिए था। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सारी दुनिया का प्लेटफॉर्म है, वहां चर्चा होती कि यदि न्यूक्लियर वारहेड मानवता के लिए खतरा है तो फिर सारी दुनिया में कहीं भी खतरा है तो सारी दुनिया उसे खत्म करे। अब इजराइल जो है न्यूक्लियर वारहेड रखता है, लेकिन ईरान के पास यदि न्यूक्लियर वारहेड होगा तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है। तो इजराइल का न्यूक्लियर वारहेड भी तो जो है वो ईरान के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। हाँ, लेकिन ईरान में जो पहलवी डायनेस्टी 1979 में वहां जिस तरह इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ईरान में जिस तरह फंडामेंटलिज्म बढ़ा है और उस फंडामेंटलिज्म के बाद उसने हिजबुल्लाह को कैसे डेवलप किया, यमन में हुती विद्रोहियों को, गाजा में, तो एंटी
इजराइल स्टैंड लेने में वह सारी सीमाओं को लांघता है। इससे इजराइल में एक डर है कि यदि न्यूक्लियर वारहेड ईरान के पास होगा तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है। लेकिन कोई भी देश आज न्यूक्लियर वारहेड है जिनके पास, वो देश भी और नहीं है उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जिन पे है उन देश के लिए भी संभव नहीं है कि यदि मान लीजिए आज के डेट में एक बात मान ले एक मिनट, लेकिन ईरान न्यूक्लियर वारहेड बना सकता है लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं होगा। इजराइल के पास न्यूक्लियर वारहेड तो कन्फर्म है, वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद जो त्रासदी है वो संभाला नहीं जा सकता। और उसके बाद कौन कौन लोग बीच में इंटर कर जाएंगे। जहां तक आपका जो चाइना का एंगल था, चाइना के आने के बाद और डिस्क्रेट हो सकता है। देखिए, चाइना जब तक ताइवान के इश्यू को सेटल नहीं कर लेता तब तक चाइना किसी भी तरह के स्टैंड ऑफ में और डायरेक्ट फाइट में नहीं जाएगा। 62 का युद्ध जो भारत और चीन का है उसको छोड़ दें तो उसके बाद से वो अपने आसपास के देशों को तो धमकाता रहता है, चाहे वो वियतनाम हो या अन्य देश है, फिलीपींस है, लेकिन वह किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले में, किसी दूसरे देश के मामले में चाइना इस हद तक नहीं जाएगा। चाइना जो है एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप किया हुआ है, सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, वो माल बेचना चाहेगा, वो इसका अधिकतम लाभ लेना चाहेगा। अमेरिका इंगेज हो जाए और चाइना के लिए बाजार और डेवलप हो, चाइना का बाजार और ग्रो करे, इस तरह से मुझे लगता है कि चाइना का स्टैंड रहेगा। और ये जो संघर्ष है ना, ये अगले 2-3 दिन में रुक जाएगी क्योंकि ट्रंप जो है वो माने कहिए कि वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो जो है एक बिजनेस में रहे हैं, उनका रियल एस्टेट का शानदार बिजनेस रहा है, तो एक व्यापारी माइंडसेट भी ट्रंप के अंदर है। तो ट्रंप इसलिए देखे कि धमकी, आत्मसमर्पण कर दो, वो सारी खेल करने के बाद अंततः जो है ये समझौता होगा और ये संघर्ष मुझे बहुत लंबा खींचता नहीं दिखता। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अजातशत्रु जी, ठीक है, ये एक अपने अपने वक्तव्य हो सकते हैं, लेकिन लगातार ये जो हमले न रुकना, रूस और चाइना की चिंता एक क्या हो सकती है यदि ट्रंप की एंट्री होती है, क्योंकि पता है पूरे वैश्विक स्तर पर इस चीज़ को हम यदि समझने की कोशिश करें और जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनको समझने की कोशिश करें तो ये दिखाता है कि एक तरफ भले ही 2 से 3 दिन में या 4 दिन में या और दिनों में ये शायद एक रुक जाए या इस पर ब्रेक लग जाए, लेकिन जो बयान हैं, जो दिखा रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाले हैं। तो उसके बाद ये लगता है कि पता नहीं कौन सी सिचुएशन कब कैसी क्या हो जाएगी, जिसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि उसका बड़ा प्रभाव दिखेगा। तो ये भारत की दृष्टि से और ट्रंप, क्योंकि ट्रंप इस वक्त एक ऐसा फैक्टर बने हुए हैं कि जाते हैं तो भी नुकसान है, यदि चीज़ें संभल जाती हैं तो उसके बाद की तस्वीरें क्या होंगी, क्या ईरान इस चीज़ के लिए मानेगा, वो कहीं से कहीं तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि या तो मध्यस्थता हो जाए, मान जाए, नहीं मानते हैं तो फिर कोई एंट्री करके समर्थन करके इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों ही तरफ से नुकसान है। अच्छा, आप क्या मानते हैं, ईरान मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से खामेनेई के वक्तव्य आए हैं, जो बयान आए हैं, वो साफ तौर पर मना कर रहा है, हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, आपको जो करना है करिए, हम नहीं रुकेंगे। ये दिखाता है कि इतनी आसानी से बात नहीं होगी। अच्छा, मध्यस्थता भी नहीं, वो रूस को भी मना कर चुके हैं, हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। तो ये वो सवाल हैं जो एक चर्चा में आते ही हैं और सवाल गंभीर है कि आखिरकार अब होगा क्या। देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली ईरान ओवर एम्बिशियस कंट्री लास्ट 40 इयर्स में हुआ 79 के बाद से। उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, $350 बिलियन के करीब की इकोनॉमी है और उसके पर कैपिटा इनकम $3,500 के करीब है, लेकिन वो पूरे वेस्ट एशिया में अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रखना चाहता था। उसने चाहे यमन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, लीबिया हो, फिलिस्तीन हो, हर जगह पर उसने अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश की। जबकि ईरान से इजराइल 2400 किलोमीटर दूर एक कंट्री है और उसके बाद में भी पिछले 30 सालों से ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा था कि इजराइल को हम नक्शे से खत्म कर देंगे, उसको प्लैनेट में इजराइल को रहना नहीं चाहिए। वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के संबंध में ईरान के लगातार स्टेटमेंट बने हुए थे
और जितने 7 अक्टूबर जो 22 में जिस तरीके से फिलिस्तीनियों ने हमास ने जो अटैक किया था, फिलिस्तीनी नहीं हमास ने, जो उसमें भी ईरान का हाथ माना गया, और 23 में हुआ था, उसमें भी ईरान का हाथ माना गया कि ईरान ने उसमें सपोर्ट किया। उसके अलावा हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट कर रहा था, हूती को कर रहा था। तो ईरान की इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, इतना मिलिट्री पावर नहीं था, लेकिन अननेसेसरी का ईरान की लीडरशिप ने, जो सर्टेन वहाँ पे लीडर्स हैं, उनके ओवर एम्बिशन या उनके जो रिलीजियस एम्बिशन है, उसके संदर्भ में उन्होंने स्थिति यहाँ पे इतनी स्थिति पे खराब कर दी कि इजराइल के पास में एक एक्सक्यूज भी मिला उसे अटैक करने का, और इजराइल की मजबूरी भी थी कि वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमास या हिजबुल्लाह हर 2-5-10 दिन में इजराइल पे मिसाइल या रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, और उसमें पूरा फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट ईरान का था। ईरान को लीडरशिप जब आई थी 79 के बाद में, नई लीडरशिप आई, वो रिलीजियस लीडर थी, वो बायस लोग हैं, भारत के साथ में उनके अच्छे संबंध रहे, बीच बीच में कभी बार कश्मीर के बारे में बोल लेते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा एनर्जी सप्लाई वहां से ईरान से होता रहा है। चाबहार पोर्ट में हमारे ईरान के साथ में संबंध बने हुए थे सेंट्रल एशिया की एंट्री के लिए, ईरान यूजफुल था। तो इससे मुझे बड़ा दुख है कि ईरान की एम्बिशन ने ये स्थिति को यहाँ तक लेकर आए हैं। अब वहां पर दो ही स्थिति है, या तो गुड सेंस प्रिवेल करे और प्रेजेंट लीडरशिप वहां पर समझौते में आए, या इस बात की भी संभावना हो सकती है कि ईरान में जो उनका रिवोल्यूशनरी गार्ड है IRC, तो वो कहीं करके लीडरशिप को वहां पर जो नेतृत्व है उसका चेंज करने की कोई कार्रवाई करे, तभी इसमें यहाँ पे सीज फायर दिख रहा है। क्योंकि जितना हाईली कमिटेड हो जाते हैं लीडर्स, एक बार जब ज्यादा बोल देते हैं तो अपने शब्दों में फंस जाते हैं। ये ट्रम्प को आप छोड़ दें, जो यू टर्न करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, और उनके लिए आप कोई भी उस पर रिलाई नहीं कर रहा है कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वही करेंगे, या जो नहीं कह रहे हैं वो कर देंगे। पर बाकी जो कंट्री की लीडरशिप होती है, जो जेन्युइन लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप होती है, वो फिर अपने शब्दों में फंस जाते हैं, और ईरान की लीडरशिप अपने शब्दों में फंसी हुई है। इसलिए इराक वार के बाद से उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में अपना एक फ्रंट खोल लिया था, जबकि ईरान को अपने देश के लोगों की मदद को अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना था, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करना था। उसके पास में ऑयल का ह्यूज रिसोर्स है। ईरान बहुत ही सुंदर कंट्री है, और वहाँ पर लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ईरान के बहुत अच्छे हैं, लिटरेसी अच्छी है। तो वो अपनी कंट्री में काम करते तो ईरान अपने आप में बहुत मजबूत देश बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये इतनी एडवर्स कंडीशन वेस्ट एशिया में आके खड़ी हो गई है। बिल्कुल, और इसका नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि लगातार ये रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, रूस ने पहले भी मध्यस्थता की बात की थी, अभी भी रूस को ये लगता है कि ये बहुत गंभीर है, लगातार जिस तरीके से दोनों जन मानने को तैयार नहीं है। उधर राजेश जी, अभी नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि अस्पताल पर जो हमला किया गया है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। तो ना तो इधर से ये मानने के लिए तैयार है, और ईरान तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये बात सच है, यदि आप जितने दिन इस चीज को लगाएंगे उतना ज्यादा अपनी इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन क्या होता है जब ऐसी चीजें काउंटर हो जाती हैं, जहां आप अस्पताल पर अटैक कर रहे हैं, इतने लोगों की जान चली गई है, तो होता क्या है कि फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि या तो ये रुक जाए, यदि रुकने के लिए नहीं है, तो यदि इसको बढ़ाना ही है और ये बढ़ेगा ही, तो कौन किसके समर्थन में है। मैं बार बार इस पे जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि इन सबका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो भारत कहीं ना कहीं देख रहा है और देखेगा। आज में क्या शांति की अपील भारत ने नहीं की, भारत ने भी की है, लेकिन जब बड़े बड़े बाकी इकोनॉमी नहीं संभाल पा रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग नहीं संभाल पा रहे, रूस नहीं संभाल पा रहा, भारत कहां से संभालेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो ईरान इजराइल की है, ये एक बड़ा सवाल बन गई है कि ये रुके तो रुके कैसे। ये दो देशों के बीच में संघर्ष होता है, और जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, न्यूक्लियर सेंटर्स पे जो है मिसाइल दागे हैं, बम गिराए हैं, उसके बाद इस तरह का सवाल कि अस्पताल पे गिरा। अब जब मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होगा तो वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग को टारगेट कर सकता है।
लेकिन एक बात हर समय हमें ध्यान रखना है कि एक बैक चैनल हर समय चल रहा होता है। जब भी इस तरह की स्थिति आती है, जब दो देश युद्ध माने ऑलमोस्ट मानिए वार ही है, ये इजराइल और ईरान के बीच का वार चल रहा है, तो बैक चैनल निश्चित रूप से काम कर रहा होगा। और वो बातचीत का लेवल क्या है, कौन देश शामिल है, ये सब बातें अभी जो है पब्लिक डोमेन में या मीडिया में नहीं आएगी, क्योंकि उससे क्या है कि वो चीजें बिगड़ जाती है, बेपटरी हो जाती है। हाँ, जो दूसरा भारत का जो कंसर्न है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी मैंने देखे कि 75 जो है डॉलर पर बैरल तेल जा चुका है, जो अभी मतलब 30% जो है तेल का प्राइस हाइक हो चुका है। और ईरान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो सारी माने आप कहिए कि वो एक तरह से यूरोप जाने का वो मार्ग है, रास्ता जो भी यूरोप जाने का है वो ईरान के से गुजरता है। और ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ईरान के ही समुद्र से, ईरान के पास से ही सारी दुनिया में जो तेल का आयात निर्यात है उसका 30% वहां से हो रहा है। वो ईरान ब्लॉकेट कर सकता है। मुझे लगता है इस तरह के ब्लॉकेट में ईरान नहीं जाएगा, क्योंकि यह करता है तो यह भारत को सीधे खतरा है और दुनिया के और भी देशों को खतरा है। तो इस तरह का स्टैंड तो शायद ईरान न उठाए। ठीक है, लेकिन तेल की प्राइस निश्चित रूप से ऊपर जो है, ये और अगर एक सप्ताह खिंच जाता है तो ईरान के लिए जो है नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इजराइल का तो नुकसान हो। बिल्कुल, चलिए ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि ट्रंप भी ये बात जरूर है कि अंदेशा हम जता सकते हैं, हम कह सकते हैं, उनके बयानों को सुनकर कह सकते हैं कि लगता है उनके आने से ये और ज्यादा भीषण हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप लोगों ने कहा है कि शायद 2 से 3 दिन में ये रुक भी जाए, लेकिन अगली तस्वीर क्या होगी ये वाकई में देखने वाली बात होगी। समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, ईरान इजराइल वॉर है, ट्रंप का इंतजार है। अभी तक जो बातें हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो बयान है, जो एक इजराइल का साथ देने की बात ट्रंप की आ रही है, क्या वो इस युद्ध में होंगे? एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नहीं, हो सकता है 2 से 3 दिन में ये चीज रुक भी जाए, क्योंकि एकदम से किसी भी कंट्री का बीच में समर्थन करके युद्ध में शामिल हो जाना ये छोटी सी बात नहीं है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आगामी बड़ी तस्वीर क्या होगी, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।